नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्वार भाटा के बारे में। इससे पहले हमने 4 वीडियो है वो ज्योग्राफी की अपलोड कर दी गई हैं। उसकी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। और हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो में कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार करके आपके सामने पेश कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जिसके भी ये वैकेंसी के अंदर ज्वार भाटे का टॉपिक लगता है, उसके लिए मैंने मात्र 2 पेज के अंदर में अच्छे से नोट्स बना के लेकर आया हूँ। देख सकते हो आप, ये 2 पेज हैं और 2 पेज के अंदर आपका सारा ज्वार भाटे का टॉपिक है वो इसके अंदर सम्मिलित किया हुआ है। इसके अलावा आपको इधर उधर भटकने की कहीं की आवश्यकता नहीं है। मात्र 2 पेज के अंदर है वो आपके सारा टॉपिक है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। आप बने रहिए हमारे साथ। बात करते हैं ज्वार भाटे के बारे में। दोस्तों, ज्वार भाटा किसे कहते हैं, मतलब सागरीय जल का ऊपर उठना ज्वार, जबकि वापस नीचे बैठना भाटा कहलाता है। मतलब सागरीय जल, जब जल ऊपर उठता है, मतलब जल की तरंगें जब ऊपर उठती हैं तो उसे ज्वार कहते हैं, जबकि जल का वापस नीचे बैठना भाटा कहलाता है। सर्वप्रथम सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में बताया कि चंद्रमा व सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। ऐसा किसने बताया था? सर आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम कब बताया था? 1687 में बताया कि चंद्रमा व सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। लेकिन इसमें चंद्रमा की आकर्षण शक्ति प्रधान है। ज्वार भाटे के अंदर किसकी शक्ति प्रधान होती है? मतलब चंद्रमा की शक्ति है वो प्रधान होती है, क्योंकि जो सूर्य की आकर्षण शक्ति का 2.17 गुना या 11/5 या 9/4 गुना है। इस कारण सूर्य की बजाय चंद्रमा पृथ्वी के अत्यधिक निकट है। मतलब सूर्य के जो है, सूर्य की बजाय चंद्रमा है वो पृथ्वी के ज़्यादा निकट है, इसलिए ज्वार भाटे का उत्पन्न होता है। जैसे जैसे आप मैं बता देता हूँ, ये पृथ्वी है हमारी और ये चंद्रमा है, और इस साइड मैंने सूर्य का आइकन बना रखा है, आप देख सकते हो। मतलब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच दूरी वो 3.84 लाख किलोमीटर ही है। लेकिन लेकिन पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी वो 14.96 करोड़। दोस्तों, यहाँ लाखों के अंदर किलोमीटर की दूरी है, लेकिन यहाँ करोड़ों के अंदर आप नोट कर सकते हो। मतलब इतनी गुना इससे ज़्यादा है दूरी। पृथ्वी व चंद्रमा के बीच दूरी 3.84 लाख, जबकि पृथ्वी व सूर्य के बीच 14.96 करोड़ किलोमीटर है। आगे बात करते हैं पृथ्वी पर ज्वार उत्पन्न के कौन कौन से कारण है। दोस्तों, मैं इसके अंदर आपको कारण लेके आया हूँ, है वो भी लेकर आया हूँ, नहीं है वो भी लेकर नहीं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको यही 2-3 कारण है, उन्हीं से आपको एक कारण दे दिया जाता है, तो मैं आपको बता दूंगा ये कारण नहीं है। मतलब ज्वार, पृथ्वी पर ज्वार उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण है, पहले कारण की बात करते हैं। मतलब पृथ्वी की घूर्णन या परिभ्रमण गति, मतलब पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है या पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति मतलब दैनिक गति है, वही ज्वार भाटे का उत्पन्न करने का कारण बनती है। मतलब ये घूर्णन गति है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमण गति नहीं है। दोस्तों, ये देखो, ये वार्षिक गति है, ये वार्षिक गति है, वो पृथ्वी के पर ज्वार उत्पन्न करने का कारण नहीं है। लेकिन घूर्णन गति जरूर है, इस चीज़ को याद रखना। घूर्णन गति है, दैनिक गति है, परिभ्रमण गति है, लेकिन परिक्रमण और वार्षिक गति इसके अंदर शामिल नहीं है। और एक टॉपिक इधर ये हो रह गया, जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार भाटे के लिए कारण नहीं है। आगे बात करते हैं चंद्रमा की घूर्णन या परिभ्रमण गति नहीं है। दोस्तों, देख लेना, चंद्रमा की जो घूर्णन है और परिभ्रमण गति ये ज्वार भाटे का प्रमुख कारण नहीं है, लेकिन चंद्रमा की परिक्रमण गति है। इस चीज़ को आप नोट कर लेना, क्योंकि चंद्रमा की परिक्रमण गति पृथ्वी पर ज्वार उत्पन्न करने का प्रमुख कारण है। इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, क्योंकि यही आपको छोटी छोटी माइनर मिस्टेक है, उनसे अपन पीछे रह जाते हैं। आगे बात करते हैं चंद्रमा व सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्वार भाटे का उत्पन्न होने का कारण है। चंद्रमा व सूर्य की आकर्षण शक्ति भी है। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल भी ज्वार भाटे में उत्पन्न होने का प्रमुख कारण माना जाता है। आगे बात करते हैं कि किसी ज्वार भाटे में उच्च ज्वार व निम्न ज्वार की ऊंचाई में अंतर को ज्वारीय प्रेशर कहते हैं। दोस्तों, ये भी आ सकता है, मतलब ज्वारीय प्रेशर किसे कहते हैं? मतलब किसी ज्वार भाटे में
उच्च ज्वार व निम्न ज्वार, मतलब एक निम्न ज्वार आता है और एक उच्च ज्वार आता है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, चाहे कितने ही किलोमीटर हो या चाहे मीटर का हो चाहे सेंटीमीटर का हो, जितने का भी हो, उसे हम ज्वारीय परिसर कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक ज्वारीय परिसर कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित फंडी की खाड़ी में अंकित किया गया है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ नोट करा देता हूँ, मतलब आपने बहुत बार पढ़ा है इसे, मतलब विश्व में सर्वाधिक ज्वारीय परिसर कहाँ पर अंकित किया, मतलब फंडी की खाड़ी पर अंकित किया गया है। लेकिन आपने कभी ये नहीं पढ़ा होगा, कनाडा भी मेरे हिसाब से पढ़ा होगा, लेकिन आपने कभी ये नोट किया है क्या पूर्वी तट पर? जब एग्जामिनर अब लेवल चल रहा है ना उसी के हिसाब से, तो अब पूर्वी और पश्चिमी उत्तर दक्षिण अपन को सारे तट याद करने पड़ेंगे, उसी के हिसाब से अपन को एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर सकते हैं, वरना आज की टाइम कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप सभी को पता है। लेकिन इस चीज़ों को आपको नोट करना है, क्योंकि मैंने नोट्स बनाई है वो बहुत ही मेहनत करके बनाई है, ताकि आपको हर एक चीज़ है वो कवर हो जाए, इससे बाहर आपको इधर उधर भटकने की कहीं पर भी आवश्यकता नहीं पड़े। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमारे नोट्स आपको कैसे लग रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमें किस चीज़ की सुधार करने की आवश्यकता है इसके अंदर, वो भी अपनी राय ज़रूर दें। आगे बात करते हैं, मतलब विश्व में सर्वाधिक ज्वारीय परिसर कनाडा के पूर्वी तट। दोस्तों ध्यान रख लेना, पूर्वी तट की बात हो रही है, ना कि पश्चिमी तट की। विश्व में सर्वाधिक ज्वारीय परिसर कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित फंडी की खाड़ी में अंकित किया गया है। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय परिसर गुजरात में कच्छ की खाड़ी में अंकित किया गया है। दोस्तों अब बात आती है भारत की। जब भारत की बात आती है तो याद रख लेना आप, कच्छ की खाड़ी है, ना कि खंबात की खाड़ी। दोस्तों कै प्रथम आता है और फिर खंबात ख, मतलब ख बाद में आता है, लेकिन अपन को पहले की बात करनी है कच्छ की खाड़ी। तो दोस्तों अच्छे से नोट कर लो कि भारत में सर्वाधिक ज्वारीय परिसर गुजरात में कच्छ की खाड़ी में आते, मतलब अंकित किया गया है। दोस्तों अब तो आपको ऐसे लग रहा है मतलब सब आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब भी एग्जाम के अंदर आएगा ना कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, आप सोचो कि यार कौन सा है कौन सा नहीं है, लेकिन अब आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि क्या प्रथम बार आता है तो कच्छ की खाड़ी हो गई भारत के अंदर। इस चीज़ को आप, और कच्छ की खाड़ी कौन से सागर के अंदर है? अरब सागर के अंदर है। आप कहीं बंगाल की खाड़ी मत कर देना, ये छोटी छोटी माइनर माइनर मिस्टेक ही अपन को पीछे ले जाती हैं, अपन ध्यान नहीं देते हैं। जब क्वेश्चन आता है ना तो कथन कारण में इसी प्रकार से आता है, वहाँ पर अरब सागर की जगह बंगाल की खाड़ी दे देता है और कच्छ की खाड़ी की जगह खंबात की खाड़ी देता है, और अपन दिमाग नहीं लगाते और अपन कर देते हैं दोनों ही सही। लेकिन इस चीज़ को आपको नोट में रखना है। मतलब भारत में सर्वाधिक ज्वारीय परिसर गुजरात के कच्छ की खाड़ी में अंकित किया गया है, अरब सागर में अंदर फंडी की खाड़ी। हाँ दोस्तों एक ये भी मैं अच्छा सा नोट लेके आया था, मेरे को पता था, मतलब फंडी की खाड़ी है, ये सभी को पता है फंडी की खाड़ी कनाडा के अंदर है, लेकिन एक तो चीज़ मैंने ये बता दी कि अब पूर्वी तट पर है, और दूसरी एक और बताता था मैं, ये फंडी की खाड़ी है कौन से सागर के अंदर है, मतलब ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। एक तो आपको अटलांटिक सागर याद रखना है, दूसरा ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। मतलब फंडी की खाड़ी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। विश्व में एक दिन में सामान्यतः 2 ज्वार आते हैं, मतलब सामान्यतः तो 2 ज्वार ही आते हैं एक दिन में, मतलब एक दैनिक ज्वार और एक अर्ध दैनिक ज्वार आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो एक अपवाद है, और वो अपवाद कहाँ पर है इस चीज़ को आपको नोट करना है। मतलब वो है विश्व में एक दिन में सामान्यतः 2 ज्वार आते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप साउथ एम्पटन कहाँ पर है? उत्तरी अटलांटिक में 4 बार ज्वार आता है। देखो 4 बार, सामान्यतः ज्वार 2 बार ही आता है। अपन ने फंडी की खाड़ी ये बहुत बार रट लिया, लेकिन अब की बार जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा ना यहाँ से, तो ये समझो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं है, 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि फंडी की खाड़ी तो हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, जो पिछली बार सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था वो इसमें पूछ लिया गया था। इस बार सेकंड ग्रेड में एग्जाम हुआ था, वो भी मैं बताऊंगा उसमें कौन से क्वेश्चन पूछा गया था, वो मेरे नोट्स के अंदर मिल रहे हैं, आपको बाहर इधर उधर भटकने की कहीं पर भी आवश्यकता नहीं है। जो बड़ी बड़ी कोचिंग के अंदर नोट्स नहीं मिलती हैं वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे कि मेरा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, ताकि हम कुछ सुधार कर सके। अच्छा तो दोस्तों आगे बात करते हैं, विश्व में एक दिन में सामान्यतः 2 ज्वार आते हैं, ये तो आपको ही पता है, लेकिन अपवाद स्वरूप, अपवाद कहाँ पर है? साउथ एम्पटन में उत्तरी अटलांटिक में 4 बार ज्वार आते हैं। मतलब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाते हैं, लेकिन ज्वारीय केंद्र पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। दोस्तों रट लेना ये लाइन, क्योंकि क्वेश्चन बनता है तो तब इसी प्रकार बनते हैं ज्योग्राफी के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन आजकल ज्योग्राफी के हैं वो बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब तर्क के आधार पर पूछे जाते हैं। तो आप ये चीज़ नोट कर लो, मतलब पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व
अपना चक्कर लगाती है, ये सभी को पता है। मतलब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त चक्कर लगाते हैं, ये तो सभी को पता है। लेकिन जवार ये केंद्र है, उसका चक्कर कौन सा है, पूर्व से पश्चिम, वो इधर से इस साइड की ओर चक्कर लगाता है। आगे बात करते हैं, प्रत्यक्ष जवार है वो सूर्य व चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आते हैं। मतलब जो प्रत्यक्ष जवार है, एक जवार होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष, एक होता है दैनिक और एक होता है अर्धदैनिक। तो इस चीज़ों को आपको मैं अभी याद करा देता। मतलब प्रत्यक्ष जवार है वो सूर्य व चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष जवार है वो पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण आता है। आगे बात करते हैं कि किसी स्थान पर जवारी कितने अंतराल के बाद आता है और उसका विलंब कितने मिनट का होता है। ये क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड के अंदर अभी पूछा गया था, जो 7 सितंबर 2025 को एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन यहाँ से टपका था। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आया था क्वेश्चन, किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ज़्यादा इधर उधर दोस्तों भटकने की आवश्यकता नहीं है, जितना कंटेंट मिल रहा है अच्छे से पढ़ो। मैंने मात्र 2 पेज के अंदर है वो मैं आपको जवार बाटा को कंप्लीट करवा दूंगा। आप 10-10 पेज पढ़ते होंगे मेरे हिसाब से, लेकिन वो किसी भी काम का नहीं और ना आपको याद रहता है। जितनी चीज़ें दिमाग की कोई लिमिट होती हैं उतनी याद रहती हैं, अपन को उसी हिसाब से तैयारी करनी है, फालतू की चीज़ों से इधर उधर भटकना नहीं है। अब बात करते हैं किसी स्थान पर जवार की, मतलब प्रत्यक्ष जवार, मतलब एक जवार आ गया और उसके बाद अगला प्रत्यक्ष जवार। देखो यहाँ पर नाम देख लेना, ये माइनर मिस्टेक ही गलती कर देती हैं। जैसे आया था अगला प्रत्यक्ष जवार, मतलब एक जवार के बाद दूसरा जवार कब आता है, प्रत्यक्ष की बात हो रही है, ऐसे नहीं एक प्रत्यक्ष के बाद अप्रत्यक्ष का बात ऐसे नहीं हो रही है। यहाँ पर देखो प्रत्यक्ष अगला प्रत्यक्ष जवार मतलब 24 घंटे 52 मिनट, मतलब ये 24 घंटे तो होगा। अगर प्रत्यक्ष होगा तो 24 घंटे है, मतलब एक दिन में एक बार आता है प्रत्यक्ष तो। लेकिन यहाँ आपको अंतराल की बात करनी, मतलब विलंब कितना है, देखो 52 मिनट का है। दूसरा अगला अप्रत्यक्ष जवार, ये 24 घंटा, मतलब अगला की बात हो रही है। अगर प्रत्यक्ष के बाद अप्रत्यक्ष आता तो 12 घंटा होता, लेकिन यहाँ पर भी अगला दे रखा है। देखो अगला अप्रत्यक्ष जवार 24 घंटे 52 मिनट, मतलब 52 मिनट की विलंब के बाद आता है। लेकिन ये देखो ये तो आगे एक अगला प्रत्यक्ष जवार, और यहाँ पर देखो अगला जवार, यहाँ पर प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रत्यक्ष की बात नहीं की है। अगर बात नहीं की मतलब जवार है चाहे कैसा भी हो, प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो किसी भी प्रकार हो, तो ये देखो 12 घंटे 26 मिनट, मतलब अंतराल 26 मिनट। इस चीज़ को आप नोट कर लेना, ये अगले जवार की बात कर रहा है, ना कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की। और जवार के बाद बाटा, मतलब जवार के बाद बाटा, मतलब ये तो 6 घंटे 13 मिनट होता है। मतलब देखो जवार आता है 12 घंटे 26 मिनट की विलंब के बाद। यहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बात नहीं की गई है, नोट कर लेना दोस्तों, यहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बात नहीं की गई है। जवार के बाद बाटा 6 घंटे 13 मिनट के बाद आता है, मतलब 13 मिनट के अंतराल के बाद बाटा आता है। अर्धदैनिक जवार, यही क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड ग्रेड के अंदर 7 सितंबर 2025 को, यही क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था। और अगर थोड़ी सा ध्यान दे देते तो आपको ये 2 नंबर पक्के हो जाते, मतलब भटकने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है आपको। जो 2-3 हज़ार रुपया आप कोचिंगों के अंदर देते हो वहीं पर भी देने की, उससे अच्छा आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। देखो अर्धदैनिक जवार, अर्धदैनिक मतलब 12 घंटे 26 मिनट, मतलब 26 मिनट की विलंब के बाद आता है। और जबकि दैनिक जवार 24 घंटे 52 मिनट की विलंब के बाद आता है। आगे बात करते हैं जवार बाटा के प्रकार। अब आता है एक तो दीर्घ जवार, पूर्णिमा व अमावस के दिनों में पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं, इसे शिजिगी कहते हैं, मतलब युति व्युति कहते हैं, ये आपको भी पता है। इस समय दीर्घ जवार आते हैं। ये दीर्घ जवार कब आते हैं, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सीध में होते तब आते हैं दीर्घ जवार। इस समय सामान्य से 20% ऊंचे जवार आते हैं। दीर्घ व वृहद जवार महीने में 2 बार आते हैं, मतलब अमावस और पूर्णिमा को आते हैं। आगे बात करते हैं लघु जवार। लघु जवार पूर्णिमा व अमावस की सप्तमी, मतलब साथियों और आठ्यों, आप ने मारवाड़ी में कहनी साथियों और आठ्यों का है। देखो लघु जवार पूर्णिमा व अमावस की सप्तमी व अष्टमी, जब सूर्य व चंद्रमा व पृथ्वी समकोण 90 डिग्री का कोण बनता है तब आते हैं, तब लघु जवार आते हैं, और ये सामान्य जवार से 20 डिग्री नीचे होते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ आप नोट कर लेना, जैसे सामान्य या वृहत या दीर्घ जवार व लघु जवार में 7 दिन का अंतर होता है। मतलब दीर्घ जवार और लघु जवार में अंतर कितने दिन का, 7 दिन का होता है। लघु व दीर्घ जवार की ऊंचाई में अंतर कितना, दोस्तों ये चीज़ लघु और दीर्घ की बात हो रही है तब 40% है, लेकिन सामान्य से अगर दीर्घ की बात हो रही है तो 20% ही है। आगे बात करते हैं, मतलब विश्व की सबसे ऊंची जवार भित्ति कौन सी है। चीन की कियातांग नदी में बनती है।
इस चीज़ को आप नोट कर लेना। विश्व की सबसे ऊंची ज्वार भित्ति चीन की कियांतांग नदी में बनती है। 3 मेगावाट शक्ति का ज्वारीय विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? वो पश्चिमी बंगाल में है, सुंदरवन में, दुर्गावानी में लगाया जा रहा है। आगे बात करते हैं, ये 2-3 ज्वार भाटे के सिद्धांत है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और यहाँ पर उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इस टॉपिक के अंदर। ज्वारे की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, मतलब न्यूटन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संतुलन का सिद्धांत। आप ऐसे याद करो, जैसे न्यूटन न है और संतुलन के अंदर क्या है? न। आपका ये कंप्लीट हो गया। आगे आते हैं लाप्लास, मतलब गतिक सिद्धांत। गतिक सिद्धांत लाप्लास ने दिया था। विलियम वेवेल ने कौन सा दिया था? प्रगामी मतलब चलने वाला, मतलब अस्थिर तरंग सिद्धांत। और जीबीआरी मतलब नहर सिद्धांत। और एरिस ने अप्रगामी स्थितिकी तरंगी सिद्धांत दिया था। दोस्तों, हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बने रहिए। धन्यवाद मित्रों।